हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है पीटरसन ने, सेकेंड ऑप्शन है लीबेग ने, थर्ड ऑप्शन है अर्नान ने, फोर्थ ऑप्शन है अर्नान और स्टाउट ने। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्वों की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तत्वों की। तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक पोषक तत्व होता है और दूसरा जो होता है वो आवश्यक पोषक तत्व होता है। बात करते हैं पोषक तत्व की कि पोषक तत्व वो तत्व होते हैं जो पौधे अपने पोषक में जो भी तत्व को ग्रहण करते हैं उसको हम लोग पोषक तत्व बोलते हैं। अब बात करते हैं आवश्यक पोषक तत्व की। तो आवश्यक पोषक तत्व ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिसकी कमी होने पर कोई दूसरा पोषक तत्व उसकी कमी को नहीं पूरा कर सकता, उसको हम लोग आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं तो अगर कोई पौधा है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, अगर कोई पौधा है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, तो अगर हम ये सोचते हैं कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए अगर हम फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देते हैं तो उसकी कमी पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाने पर हम लोग फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देंगे तो उसकी कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग आवश्यक पोषक तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही कि आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा किसने दी थी। तो आवश्यक पोषक तत्वों की जो अवधारणा थी वो अर्नान और स्टाउट ने दी थी। बात करते हैं अर्नान की। तो अर्नान जो थे, अर्नान ने मतलब आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा में कुछ कमी होने के कारण पुनः दोबारा एक थ्योरी दिए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा, अर्नान और स्टाउट जो थे इन्होंने आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। बात कर लेते हैं लीबेग की। तो लीबेग जो थे इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम यानी न्यूनता का सिद्धांत जो नियम था ये लीबेग ने इसको दिया था। अगर बात करते हैं लॉ ऑफ मिनिमम की, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई खेत होता है या फिर कोई प्लांट होता है तो उसमें मान लीजिए 4 पोषक तत्व हैं और उस चारों पोषक तत्व में जो पोषक तत्व सबसे कम होता है वही मतलब उस फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्टोफान संश्लेषण में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकेंड ऑप्शन है निकिल, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है सिलिकॉन। तो ट्रिप्टोफान संश्लेषण में जो सहायक होता है वो जिंक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं निखिल की। तो जो निखिल होता है ये यूरिएज एंजाइम बनाता है। निखिल क्या होता है? ये यूरिएज एंजाइम बनाता है। और बात करते हैं अगर कॉपर की, तो कॉपर जो होता है, कॉपर के कारण मतलब एक कैरोटीन जो पिगमेंट होता है एक कॉपर के ही कारण बनता है। कैरोटीन पिगमेंट जो होता है ये कॉपर के कारण ही बनता है। और साथ साथ में कॉपर जो होता है ये आयरन के अवशोषण को भी बढ़ाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एटीपी का अभिप्राय है। फर्स्ट ऑप्शन है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, सेकेंड ऑप्शन है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, थर्ड ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो एटीपी होता है, एटीपी जो होता है इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बीएमडी का परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है डेंगू, सेकेंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, फोर्थ ऑप्शन है एड्स। तो सबसे पहले समझेंगे बीएमडी का मतलब। बीएमडी
डी का मतलब, इसका मतलब होता है बोन मिनरल डेंसिटी। इसका मतलब जो होता है वो बोन मिनरल डेंसिटी होता है, यानी बोन में जब मिनरल्स की कमी हो जाती है तो हमें ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है। तो बीएमडी का परीक्षण जो होता है ये मतलब ओस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब बीएमडी की कमी हो जाती है यानी बोन मिनरल की कमी हो जाती है तो हड्डियों का जो फ्रैक्चर होने का चांस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मतलब इसकी जो कमी होती है इसकी पहचान के लिए हम लोग मतलब बीएमडी का जो परीक्षण होता है ये ओस्टियोपोरोसिस के लिए किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? फर्स्ट ऑप्शन है तपेदिक, सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, थर्ड ऑप्शन है हैजा, फोर्थ ऑप्शन है चेचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। हैजा जो होता है ये जल जनित यानी जल द्वारा मतलब फैलने वाला रोग होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पे पता चला था? फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकंड ऑप्शन है जापान, थर्ड ऑप्शन है चीन, फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका। तो बात करते हैं इटाई जो होता है एक कैडमियम के कारण होता है। इटाई क्या होता है? इटाई जो होता है ये कैडमियम के कारण होता है। कैडमियम के कारण मतलब ये जापान में सबसे पहले पता चला था। सन 1912 ईस्वी में जापान में सबसे पहले टोयामा प्रांत में इस बीमारी को देखा गया था, जो कि मतलब जिसके कारण अस्थि में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटमीबा, सेकंड ऑप्शन है ट्रिपैनोसोमा, थर्ड ऑप्शन है ट्राइकोमोनास, फोर्थ ऑप्शन है लिस्मैनिया। तो काला अजार जो होता है ये एक प्रोटोजोन डिजीज होता है जो कि लिस्मैनिया डोनोबोनी के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बात कर लेते हैं अगर एंटमीबा की, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है ये हमारी मतलब आंत में इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है जो पेचिस की समस्या होती है वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है त्वचा से, सेकंड ऑप्शन है वातक यंत्र से, थर्ड ऑप्शन है फेफड़े से, फोर्थ ऑप्शन है क्लोम से। तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो वातक यंत्र से मतलब श्वसन करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आमाशय में, सेकंड ऑप्शन है मुख में, थर्ड ऑप्शन है मलाशय में, फोर्थ ऑप्शन है पक्वाशय में। तो मनुष्य में जो सबसे पहले पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो मुख में होती है। मुख में ही लगभग भोजन का 30% भाग जो है वो मुख में ही भोजन का पाचन हो जाता है, यानी भोजन का जो 30% भाग होता है वो मुख में ही पाचन हो जाता है। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया प्रारंभ होती है वो सबसे पहले मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 38, फोर्थ ऑप्शन है 48। तो जो ग्लूकोज का मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण यानी ग्लूकोज के एक मालिक्यूल का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उसके दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो इसके दौरान जो होता है 38 एटीपी का निर्माण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। कहीं कहीं पे ऑप्शन में दिया होता है 36 दिया होता है, अगर ऑप्शन में 36 दिया हो तो उसका जो राइट आंसर होगा वो 36 होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 36 नहीं 38 दिया है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा
ओ 38 यानी सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है वैसेक्टोमी, सेकेंड ऑप्शन है ट्यूबेक्टोमी, थर्ड ऑप्शन है न्यूरेटोमी, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो महिलाओं में नसबंदी होता है उसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ट्यूबेक्टोमी में होता क्या, जो फैलोपियन नलिका होती है, जो फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन नलिका को हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं, फैलोपियन नलिका को काट के बांध देते हैं, इसी को हम लोग ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। बात कर लेते हैं अगर वैसेक्टोमी की, तो वैसेक्टोमी में क्या होता है, एक पुरुषों में मतलब वैसेक्टोमी किया जाता है, जिसमें क्या होता है वासा इफ्रेंसिया को काट के बांध दिया जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही कि महिलाओं में नसबंदी को क्या कहते हैं, तो महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आलू का उत्पत्ति स्थान है, फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकेंड ऑप्शन है ब्राज़ील, थर्ड ऑप्शन है अफ्रीका और फोर्थ ऑप्शन है पेरू। तो जो आलू का उत्पत्ति स्थान है वो पेरू है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। पेरू कहाँ पे स्थित है, तो यह साउथ अमेरिका में स्थित है। अगर बात करते हैं अफ्रीका की, तो अरहर जो है वो अफ्रीका का उत्पत्ति स्थान है। अगर बात करते हैं ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील जो है वो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है। और अगर बात करते हैं चीन की, तो सरसों जो है वो चीन का उत्पत्ति स्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, सेकेंड ऑप्शन है टोकोफेराल, थर्ड ऑप्शन है रेटिनॉल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी12 जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। वो अगर बात कर लेते हैं टोकोफेराल की, तो जो टोकोफेराल है ये विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेराल होता है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेराल होता है। अगर बात करते हैं रेटिनॉल की, तो रेटिनॉल जो होता है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं विटामिन बी12 का रासायनिक नाम जो होता है वो साइनोकोबालामिन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम मूल रूप से क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन है अमीनो अम्ल और फोर्थ ऑप्शन है लिपिड। तो एंजाइम जो होता है ये मूल रूप से प्रोटीन होता है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो एंजाइम होते हैं यानी जो प्रोटीन होते हैं, सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं। अगर बात करते हैं सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम मूल रूप से जो होता है वो प्रोटीन होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा उस बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? फर्स्ट ऑप्शन है मछली, सेकेंड ऑप्शन है कबूतर, थर्ड ऑप्शन है मेढक, फोर्थ ऑप्शन है तिलचट्टा। तो अपनी त्वचा से जो सांस लेने वाला जीव होता है वो मेढक होता है। मेढक जब पानी में होता है तो ये अपनी त्वचा से सांस लेता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 300, सेकेंड ऑप्शन है 206, थर्ड ऑप्शन है 200 और फोर्थ ऑप्शन है 350। तो जो नवजात शिशु होते हैं यानी जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 300 होती है,
इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है कोयल, सेकंड ऑप्शन है गुंजन पंछी, थर्ड ऑप्शन है साइबेरियन सारस, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गुंजन पंछी जो होता है वो पीछे की तरफ उड़ता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जेली फिश किस संघ का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है टीनोफोरा, सेकंड ऑप्शन है पोरीफेरा, थर्ड ऑप्शन है निडेरिया, फोर्थ ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो जेली फिश जो होता है ये निडेरिया संघ का उदाहरण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 40, सेकंड ऑप्शन है 44, थर्ड ऑप्शन है 48, फोर्थ ऑप्शन है 46। तो एक सामान्य मनुष्य जो होता है या मानव जो होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र में 23 जोड़े गुण 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो जोड़े में अगर बात करते हैं 23 होते हैं, अगर ओनली गुणसूत्र की बात करते हैं तो वो 46 होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु, सेकंड ऑप्शन है जानवर, थर्ड ऑप्शन है वनस्पति, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो पर्यावरण के जो अजैव मतलब अजैव अवयव जो होते हैं वो अजैव अवयव की लिस्ट में जो होते हैं वो वायु होते हैं, पानी होते हैं और प्रकाश जो होते हैं, ये अजैव अवयव के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की अगर बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। वो बाकी जानवर और वनस्पति जो होते हैं वो जैव अवयव होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिक्तिका, सेकंड ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन है क्रोमोप्लास्ट, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका का जो रसोई घर कहा जाता है वो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नींबू का डाईबैक रोग का कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम की कमी, सेकंड ऑप्शन है तांबा की कमी, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज की कमी और फोर्थ ऑप्शन है जस्ता की कमी। तो जो नींबू का डाईबैक रोग होता है ये तांबा की कमी के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 2,4-D है, यानी 2,4-D क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कीटनाशक, सेकंड ऑप्शन है विस्फोटक, थर्ड ऑप्शन है कवकनाशक, फोर्थ ऑप्शन है खरपतवार नाशी। तो जो 2,4-D होता है एक खरपतवार नाशी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पत्तियां, सेकंड ऑप्शन है पुष्पक्रम, थर्ड ऑप्शन है जड़, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फूल गोभी का जो खाया जाने वाला भाग होता है वो पुष्पक्रम होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है जड़ों से, सेकंड ऑप्शन है पत्तियों से, थर्ड ऑप्शन है बीजों से, फोर्थ ऑप्शन है तनों से। तो पौधों में जो मतलब काफ़ी प्राप्त होता है वो बीजों से प्राप्त किया जाता है, यानी पौधों का जो बीज का पार्ट होता है उसी से हम लोग काफ़ी प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जैव ईंधन
किसके बीज से प्राप्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जामुन, सेकंड ऑप्शन है जूनिपर, थर्ड ऑप्शन है जेट्रोफा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जैव ईंधन जो होता है ये जेट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। इसको हम लोग बायोडीजल के बीज के नाम से भी या बायोडीजल प्लांट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जेट्रोफा जो होता है इसको हम लोग बायोडीजल प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो जेट्रोफा के बीज से क्या होता है? जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नारियल तथा आम के फल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पोम, सेकंड ऑप्शन है बेरी, थर्ड ऑप्शन है ड्रूप, फोर्थ ऑप्शन है पीपो। तो नारियल और आम के जो फल होते हैं ये ड्रॉप प्रकार के फल होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा तना है? फर्स्ट ऑप्शन है सलजम, सेकंड ऑप्शन है अदरक, थर्ड ऑप्शन है गाजर, फोर्थ ऑप्शन है शकरकंद। तो अदरक जो होता है एक तना होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? फर्स्ट ऑप्शन है रेशा, सेकंड ऑप्शन है अंडाशय, थर्ड ऑप्शन है वर्तिका, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मादा भाग का जो अंडाशय होता है उसमें ही निषेचन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा प्रदूषण संकेत पौधा है? फर्स्ट ऑप्शन है शैवाल, सेकंड ऑप्शन है कवक, थर्ड ऑप्शन है लाइकेन। तो प्रदूषण संकेतक जो पौधा होता है वो लाइकेन होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। अगर बात करते हैं लाइकेन की, तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल प्लस एल्गी जो होते हैं, यानी जिसको हम लोग फफूद बोलते हैं। शैवाल और फफूद मिलकर एल्गी का निर्माण करते हैं, लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन जो होता है ये जहाँ पे प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब ये होता है जो SO2 का प्रदूषण जहाँ पे होता है, यानी जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो ही नहीं करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।